हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स का ये जो लेक्चर होगा वो लेक्चर फर्स्ट होगा। इंट्रोडक्शन करेंगे और जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के कुछ जो अपना सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट मैंने सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स का। सबसे पहले तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है क्या, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अपने क्यों स्टडी करते हैं। जब अपने सॉलिड की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है। जब भी अपने मैटर की बात करते हैं, हमें पता है मैटर की, अभी तक जो हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है भाई, जो भी मैटर है, मैटर समझते हो, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। हमने ये पढ़ा है कि मैटर की तीन स्टेट होती है, तीन पॉसिबल स्टेट हो सकती है मैटर की, जो अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मैटर की, अपने मैटर की बात करें, यदि अपने मैटर की बात करें तो मैटर की पॉसिबल कितनी स्टेट हो सकती है। मैटर की पॉसिबल चार स्टेट हो सकती है। सबसे पहली स्टेट होगी सॉलिड स्टेट, दूसरी होगी हमारे पास में लिक्विड स्टेट, और जो थर्ड स्टेज हो सकती है वो हो सकती है गैसीय स्टेज। इसके अलावा इन तीनों, ये हमने बचपन से पढ़ा है भाई, जो मैटर है, कोई भी पदार्थ है, वो तीन अवस्थाओं में, तीन स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसको किस एनवायरनमेंट में रखा गया उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेट में रहेगा। जैसे वाटर वाटर है, उसको यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ले जाओगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर को यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रखोगे, 273 केल्विन से ऊपर रखोगे, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसको यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ले जाओगे, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कर दोगे वाटर का, तो वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड नहीं करता, और भी फैक्टर होते हैं उसमें। जो अब कोई भी हमारे पास में मैटर है वो किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, वो काफ़ी फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इवन वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर कितना है, यदि प्रेशर को कम ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी चेंज होता है। ये सभी ने पढ़ा होगा पीटी कर्व में, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स में अपने एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसे अपने कहते हैं पीटी कर्व। पीटी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, पीटी कर्व रिप्रेजेंट करता है जो हमारे पास में लिक्विड है, जो हमारे पास में वाटर है, उसकी तीनों स्टेट को एक साथ में ये रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट होता है। ये यहाँ से कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है हमारे पास में। ये तीनों, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में होता है, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, और यहाँ पे ये वेपर स्टेट में होता है, जो भी हमारे पास में वाटर है। और इस पॉइंट को अपने कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमारे पास में जो भी मैटर है, जो वाटर है, वो तीनों स्टेट में एक साथ में रह सकता है। तो ये जो पॉइंट होता है, इसको क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। ये सिर्फ टेम्परेचर डिसाइड नहीं करता, टेम्परेचर के साथ साथ में यहाँ पे देखो प्रेशर भी है। तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो मिलके डिसाइड करते हैं कि उसका जो क्रिटिकल जो टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर है वो क्या होगा, कौन सी स्टेट में वो रहेगा। तो यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, अपने अर्थ का जो सरफेस का जो प्रेशर है, अर्थ के सरफेस की यदि बात करें, तो अर्थ के सरफेस पे जो हमारे पास में प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यदि प्रेशर चेंज कर दोगे तो जो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी चेंज हो जाएंगे। यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो T इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमारे पास में सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, जो वाटर है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और T इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमारे पास में जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम या ज़्यादा है, प्रेशर कम है या ज़्यादा है, वो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट अपने डिस्कस करते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है पीटी कर्व, कहने का मतलब ये है कि जो मैटर है वो अलग अलग स्टेट में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सॉलिड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, गैस में रहेगा, वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो एक्चुअल में यदि हम देखें तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो तीन स्टेट है। लेकिन जब तुम हायर स्टडीज में जाते हो, एमएससी वगैरह में, बीएससी करने के बाद एमएससी में जाते हो, तो तुम देखते हो जो मैटर है उसकी टोटल 4 पॉसिबल स्टेट हो सकती है।
तो जो चौथी स्टेट है वो कौन सी हो सकती है? यहाँ पे 4 पॉसिबल स्टेट हो सकती है। जो फोर्थ स्टेट है हमारे पास में उसे कहते हैं अपने प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? जब देखो कोई भी हमारे पास में सॉलिड है, सॉलिड को जब अपने एक फिक्स टेम्परेचर पे रखते हैं तो वो कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब सॉलिड को का अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं एक एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट के अंदर, सॉलिड का जब अपने टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो डायरेक्ट है, वो गैसेस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। या पहले जो प्रोसीजर होता है वो तो यही होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट ऐसा भी ले सकते हैं जिसमें जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है या वेपर में कन्वर्ट हो सकता है। लिक्विड का टेम्परेचर और थोड़ा सा इंक्रीज करें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। गैसेस फॉर्म में जो पार्टिकल होते हैं, जो गैस के पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में वांडरवाल इंटरेक्शन होता है। गैसेस को थोड़ा सा और गर्म करें, इसका और टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमारे पास में जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे अपने कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल होते हैं इनके बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो वांडरवाल इंटरेक्शन होती है, वांडरवाल इंटरेक्शन। लेकिन अपने गैसेस प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो प्लाज्मा स्टेट में जो भी हमारे पास में जो पार्टिकल होंगे, अब वो न्यूट्रल पार्टिकल के साथ साथ में गैसेस, जो गैसेस स्टेट थी उसमें जो पार्टिकल होंगे वो हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे। मॉलिक्यूल मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे हमारे पास में। ये जो गैस है इसमें जो पार्टिकल होंगे वो मॉलिक्यूल होंगे। और मॉलिक्यूल के बीच की जो इंटरेक्शन होगी वो वांडरवाल इंटरेक्शन होगी, जिसको अपने जो दो मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप की इंटरेक्शन, और ये जो इंटरेक्शन होती है ये वीक इंटरेक्शन होती है। लेकिन जब अपने टेम्परेचर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो गैसेस स्टेट प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और प्लाज्मा स्टेट में यहाँ पे जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? या तो न्यूट्रल एटम होंगे, वो न्यूट्रल एटम के साथ साथ में वो आयंस हो सकते हैं। जो मॉलिक्यूल है वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो एटम है वो आयन में कुछ एटम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ एटम एटम में ही रहते हैं। तो इस स्टेट को अपने कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। और जो प्लाज्मा स्टेट होगी हमारे पास में, ठीक है, इस स्टेट में जो इंटरेक्शन होगी हमारे पास में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी, क्योंकि आयंस है, आयंस है, इस वजह से आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन होती है, आयंस में क्या होता है? या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, या न्यूट्रल पार्टिकल होगा। तो जो इंटरेक्शन होगी हमारे पास में वो किस टाइप की इंटरेक्शन होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, एक बार इसको नोट करो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो जो मैटर है उसकी 4 पॉसिबल स्टेट हो सकती है और उसमें से जो एक स्टेट है उसको अपने को स्टडी करना, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट स्टेट है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। ठीक है, जो प्लाज्मा है और लिक्विड है, जो हमारे पास में गैसेस स्टेट है, ये सभी स्टेबल स्टेट नहीं। बाकी एनवायरनमेंट पे देखो, ओवरऑल अपने जो एनवायरनमेंट है, हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है, उस पर डिपेंड करती है। जो भी एक अब एनवायरनमेंट, तुम किसी भी एनवायरनमेंट में किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मैटर को रखते हो तो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेट में रहेगा। तो अब बात करते हैं अपने इनमें से जो एक पॉसिबल स्टेट है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट के बारे में हमें, जो मैटर की एक पॉसिबल स्टेट है सॉलिड, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट को अपने क्यों स्टडी करते हैं? किसी भी मैटर की जो एक स्टेट है सॉलिड, एक पॉसिबल स्टेट है सॉलिड, वो उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे वाटर है उसको आइस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या कोई और मटेरियल है जो अर्थ पे ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है, जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट, जिंक, ठीक है, और जो इंसुलेटेड मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, ये सभी सॉलिड मटेरियल है जो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, इसका मतलब जो हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है वो एक इस टाइप का एनवायरनमेंट है कि वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। यदि उनका टेम्परेचर अपने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो हो सकता है वो जो सॉलिड है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाए, वो गैस में भी कन्वर्ट हो जाए, और वो प्लाज्मा स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो भी हमारे पास में सॉलिड है। तो सॉलिड जो ज़्यादातर हमारे पास में जो मटेरियल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं और उनकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन, किसी भी सॉलिड की एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले कोई भी सॉलिड है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उस मटेरियल को कैसे
जो डे टू डे लाइफ है उसमें कैसे यूज़ किया जा सकता है, उसके बेसिस पे उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ सॉलिड है जिनकी बहुत अच्छी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, जैसे सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है। ये इस टाइप के जो सॉलिड है इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, इन पर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आसानी से करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इस वजह से अपने इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। कुछ सॉलिड है जो हीट को आसानी से कंडक्ट करवा सकते हैं, तो उसकी थर्मल प्रॉपर्टी को अपने स्टडी करते हैं। कुछ सॉलिड है जो मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने स्टडी करते हैं। तो अलग अलग हमारे पास में कुछ कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जिसमें अपने लाइट को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अपने उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो अलग अलग यूज के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टीज को अपने स्टडी करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज को, सॉलिड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना ही सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में बेसिकली अपने क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करें, इसमें बेसिकली अपने क्या करते हैं, वी स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वी स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ सकती है हमारे पास में। जैसे हमारे पास में फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हो सकती है, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को अपने स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका यूज है, इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करने में। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थर्मल प्रॉपर्टीज को क्यों स्टडी करते हैं, ताकि कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से उन पर्टिकुलर सॉलिड की अपने थर्मल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज के अलावा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, फोर्थ टाइप है हमारे पास में ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। इन सभी प्रॉपर्टीज को अपने स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 स्टेट थी, मैंने जैसे एक बार मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ। वी हैव 4 स्टेट ऑफ मैटर। 4 स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस है। ठीक है, एक प्लाज्मा स्टेट है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अपने क्यों स्टडी करते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स को अपने स्टडी करते हैं टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज सॉलिड की अपने स्टडी करते हैं। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड डिस्कस करते हैं। हमारे पास में बेसिकली कितने टाइप के सॉलिड हो सकते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के सॉलिड हो सकते हैं। जो सबसे पहला टाइप है हमारे पास में दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का सॉलिड है वो यही है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो सॉलिड है वो हमारे पास में है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये होते क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले तो इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एग्जाम में डायरेक्ट कुछ भी नहीं पूछा जाता, बट तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड व्हाट इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली, देखो सॉलिड की जब अपने बात करते हैं, सॉलिड बेसिकली क्या होता है, सॉलिड में हमारे पास में, सॉलिड की जब बात करते हैं ये होता है ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। जो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल होते हैं हमारे पास में, या तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल भी एटम से मिलके बना हुआ है, तो सॉलिड की बात करते हैं तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम एंड मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक फैशन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, जो एटम एंड मॉलिक्यूल होगा, जो भी एटम और मॉलिक्यूल है वो अरेंज होते हैं पीरियोडिक फैशन में, अरेंज्ड इन
पीरियोडिक फैशन। पीरियोडिक फैशन, पीरियोडिक फैशन का क्या मतलब है? पीरियोडिक फैशन का मतलब है कि जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, एटम और मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, दो मॉलिक्यूल, दो एटम आपस में सभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्शन से एक स्ट्रक्चर बनती है। जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो रही है, सेम टाइप की स्ट्रक्चर है, अपने किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। लेट्स से ये हमारे पास में कोई सॉलिड है, दिस इज आर सॉलिड, 3 डायमेंशन सॉलिड, और इसमें हमारे पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल है। तो इनकी जो अरेंजमेंट होगी इन मॉलिक्यूल की, वो पीरियोडिक अरेंजमेंट होगी। पीरियोडिक मतलब तुम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करो तो तुम्हें जो अरेंजमेंट, जो गैप दिखेगा मॉलिक्यूल के बीच में, जो इंटरेक्शन दिखेगी मॉलिक्यूल के बीच में, वो थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम होगी। चाहे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करो, चाहे पीछे की डायरेक्शन मूव करो, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करो, विल हैव सेम पीरियोडिक अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हमारे पास में एग्जाम्पल हो सकता है, वो हो सकता है जैसे डायमंड हो गया, हमारे पास में जो डायमंड स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, डायमंड। डायमंड के अलावा और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, कॉपर हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मरकरी हो सकता है। ये जो सभी है ये हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, वो आगे अपने डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपने डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की अपने बात करें तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में यहाँ पे जो एटम और मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होगा। रैंडम अरेंजमेंट होगा, रैंडम का मतलब कहीं भी कोई भी मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब तुम मूव करोगे, हो सकता है मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है, जैसे ये हमारे पास में कोई पर्टिकुलर सॉलिड है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की डेंसिटी है हमारे पास में, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल की, यहाँ पे डेंसिटी मॉलिक्यूल की कम है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को अपने कहेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। यदि कोई भी सॉलिड इस टाइप का अरेंजमेंट शो कर रहा है उसको कहेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका एक और नाम भी हो सकता है, इसको अमोर्फस सॉलिड भी कह देते हैं अपने, अमोर्फस, अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे पास में, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जाम्पल हो सकता है वो हो सकता है प्लास्टिक, ग्लास, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये 2 टाइप के बेसिकली हमारे पास में सॉलिड है। जो नेक्स्ट है हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड के, मैंने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी अपने फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको 2 पार्ट में अपने डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा पार्ट हो सकता है? जो फर्स्ट पार्ट हो सकता है वो हो सकता है सिंगल क्रिस्टलाइन, सिंगल क्रिस्टलाइन। और जो दूसरा पार्ट हो सकता है हमारे पास में वो है हमारे पास में पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन। ये हमारे पास में सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। अब सिंगल क्रिस्टलाइन क्या होगा और पॉलीक्रिस्टलाइन क्या होगा? सिंगल क्रिस्टलाइन में जो अरेंजमेंट, अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि थ्रू आउट द सॉलिड जो अरेंजमेंट होगा हमारे पास में एटम और मॉलिक्यूल का वो सेम होगा। तो सिंगल क्रिस्टलाइन में क्या होगा? सिंगल क्रिस्टलाइन में जो अरेंजमेंट है वो थ्रू आउट द सॉलिड, थ्रू आउट द सॉलिड जो अरेंजमेंट होगा वो एक जैसा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो थ्रू आउट द, थ्रू आउट द सॉलिड अरेंजमेंट इज सेम, अरेंजमेंट इज सेम। और होगा पीरियोडिक अरेंजमेंट ही, दोनों में पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा। चाहे सिंगल क्रिस्टलाइन की बात करें, पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होगा? पॉलीक्रिस्टलाइन में थ्रू आउट दी सॉलिड हमारे पास में जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होगा, लेकिन एक सॉलिड को अपने जो हमारे पास में कंप्लीट सॉलिड है उसको अलग अलग अपने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जो एक सिंगल पार्ट होगा
वो एक सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड। लार्ज नंबर ऑफ सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। मतलब एक पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें बहुत सारे सिंगल क्रिस्टलाइन हो सकते हैं हमारे पास में। जैसे ये हमारे पास में लेट्स से ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर, इसमें कुछ पार्ट ये एक सिंगल क्रिस्टलाइन हो सकता है, ये दूसरा सिंगल क्रिस्टलाइन हो सकता है, ये तीसरा सिंगल क्रिस्टलाइन हो सकता है। यहाँ पे जो अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल की वो पीरियोडिक होगी, यहाँ जो अरेंजमेंट होगी वो पीरियोडिक होगी, यहाँ जो अरेंजमेंट होगी वो भी पीरियोडिक होगी, लेकिन इससे डिफरेंट होगी, पहले वाले से डिफरेंट होगी। यहाँ जो अरेंजमेंट होगी वो भी पीरियोडिक होगी, लेकिन इन दोनों से डिफरेंट होगी, ऊपर वाले से। ठीक है, इस टाइप की अरेंजमेंट होगी। यहाँ भी पीरियोडिक अरेंजमेंट होगी लेकिन इन सभी से डिफरेंट होगी। तो ये जो सभी हमारे पास में अरेंजमेंट है ये कंप्लीट पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसमें ये हमारे पास में सिंगल क्रिस्टलाइन होगा फर्स्ट, ये भी सिंगल क्रिस्टलाइन होगा, ये भी सिंगल क्रिस्टलाइन होगा, ये भी सिंगल क्रिस्टलाइन होगा। तो एक पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर जो हमारे पास में डिफरेंट सिंगल क्रिस्टलाइन होंगे इसको अपने कहेंगे ग्रेन्स, इसको अपने कहेंगे ग्रेन्स। एक सेकंड, ये दिक्कत हो रही है इसमें आई थिंक लिखने में। इसको अपने ग्रेन्स कहेंगे, और ये जो बाउंड्री होगी दो ग्रेन्स के बीच की ये जो बाउंड्री होगी इसको अपने कहेंगे ग्रेन्स बाउंड्री। ठीक है, ग्रेन्स बाउंड्री, ग्रेन्स बाउंड्री। ठीक है, एक सेकंड इसमें मैं इसको चेक कर लेता हूँ, लिखने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही मिलके बना होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जांपल हो सकता है, दोनों क्रिस्टलाइन है, सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है यहाँ पे डायमंड, डायमंड इसका एग्जांपल हो सकता है। और जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है इसका एग्जांपल हो सकता है हमारे पास में कॉपर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड है वो भी एक क्रिस्टलाइन होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टलाइन नहीं होगा, थ्रू आउट द सॉलिड हमारे पास में डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकती है, लेकिन अलग अलग सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में स्ट्रक्चर हो सकती है। लेकिन जो सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें थ्रू आउट दी सॉलिड जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होगी वो सेम टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा हमारे पास में, देखो हमने सॉलिड डिस्कस किया था, सॉलिड हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। सबसे ज्यादा जो नेचर में अर्थ पे जो सबसे ज्यादा जो सॉलिड पाए जाते हैं दो टाइप के सॉलिड में से, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो यहाँ की मैक्सिमम होती है। स्टेबिलिटी मैक्सिमम क्यों होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की? देखो, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, किसी भी सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है या किसी भी टाइप के मटेरियल की जो स्टेबिलिटी है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो या प्लाज्मा हो, और हमारे पास में यदि सॉलिड में भी अपने बात करें क्रिस्टलाइन हो, नॉन क्रिस्टलाइन हो, तो स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब है कि उनकी जो मॉलिक्यूल के बीच में या उनके जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है मॉलिक्यूल है बहुत सारे, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास में, इन मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है जिसे मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन भी अपने कह सकते हैं, ये जो इंटरेक्शन है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटरेक्शन की बात करें तो ये इंटरेक्शन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग कितना ज्यादा ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है जब मॉलिक्यूल, जब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म हुआ होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, जब भी कोई सॉलिड है फॉर्म होता है, कोई भी मटेरियल फॉर्म होता है, कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक इंटरेक्शन होती है, एक नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जब क्रिएट होती है, एक बाउंडेड सिस्टम जब बनता है। ये जो सिस्टम है ये हमारे पास में एक बाउंडेड सिस्टम है, और जब भी कोई एक बाउंडेड सिस्टम फॉर्म होता है तो एक एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है,
और वो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एक एनर्जी रिलीज होती है जब भी कोई भी बाउंडेड सिस्टम फॉर्म होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो सिस्टम है वो पहले से तो हाइड्रोजन एटम नहीं था, हाइड्रोजन एटम बना होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिले होंगे तो एक सिस्टम फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन थी, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए, एक सिस्टम फॉर्म हुआ, और एक सिस्टम फॉर्म होने की वजह से वहां से एक एनर्जी रिलीज हुई। वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो डिसाइड करेगी जो हमारे पास में सिस्टम है वो कितना ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है जब ये हमारे पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म होता है, तो एनर्जी की रिलीज है वो सबसे ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही होती है। तो इस वजह से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, और ये बाउंडेड सिस्टम है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी नेगेटिव में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम होने का मतलब है कि जब ये फॉर्म हुआ होगा तो यहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो जो स्टेबिलिटी है, सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये फॉर्म होते हैं तो इनसे एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में एक इंटरेक्शन होती है, जब इंटरेक्शन होती है, इंटरेक्शन से एक एनर्जी रिलीज होती है जब ये आपस में फॉर्म होते हैं। कोई भी सिस्टम हो, जरूर नहीं मॉलिक्यूल ही हो, हमारे पास में कोई भी चार्ज पार्टिकल का सिस्टम, जैसे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी अपने स्टडी करते हैं, जब दो चार्ज पार्टिकल को अपने पास में लाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को, तो वहां पे एक सिस्टम बनता है, और जो सिस्टम है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि नेगेटिव है तो वो बाउंडेड सिस्टम है, यदि उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो वो अनबाउंडेड सिस्टम। और जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उतने अमाउंट में ही उसकी जो नेगेटिव, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम होती है। तो इस टाइप से अपने इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल, एक बिल्डिंग ब्लॉक, एक मैथमेटिकल हमें डेवलपमेंट करनी होगी, एक मैथमेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक हमें सेट करना होगा। देखो हमें ये तो पता लग गया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो अरेंजमेंट होगा वो पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा, सेम टाइप का अरेंजमेंट होगा, रेगुलर अरेंजमेंट होगा। जैसे जैसे अपने हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम मूव करोगे तो जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल का या एटम का वो सेम रहेगा। तो यहाँ से हमें एक आइडिया लगता है कि यहाँ से अपने एक मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट अपने डेवलप कर सकते हैं जिससे इन सॉलिड को, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की हो सकती है, मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे वो कैसी स्ट्रक्चर हो सकती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे अपने दो पैरामीटर डिफाइन करेंगे। सबसे पहला होगा हमारे पास में लैटिस, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है लैटिस। तो लैटिस क्या है हमारे पास में, सबसे पहले तो ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। लैटिस है क्या? लैटिस हमारे पास में स्पेस के अंदर, जो हमारे पास में स्पेस है, कोई भी जो हमारे कोई भी इन्वायरमेंट है, कोई भी स्पेस है, उसमें इमेजिनरी जो पॉइंट है उनका पीरियोडिक अरेंजमेंट है। कोई भी हमने स्पेस के अंदर इमेजिनरी पॉइंट ले लिए, कोई एक्चुअल पॉइंट नहीं है, कोई इनका फिजिकली कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी हमने यहाँ पे इमेजिनरी पॉइंट ले लिए, ये हमारे पास में इमेजिनरी पॉइंट है। अब ये 2D में भी हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, और इन जनरल प्रैक्टिकली देखें तो ये हमारे पास में 3D में ही होगा, लेकिन अपने इसको 2D में भी बना सकते हैं और 3D में भी बना सकते हैं। तो इन्हें अपने कहेंगे इमेजिनरी पॉइंट, या इनको लैटिस पॉइंट भी कह देते हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक फिक्स हमारे पास में इमेजिनरी पॉइंट, ये इमेजिनरी पॉइंट होते हैं। अब इनको एटम मत समझना, ये इमेजिनरी पॉइंट है स्पेस के अंदर। जैसे तुम्हारे पास में ये स्पेस है, इस स्पेस में तुमने
फिक्स कर दिया भाई ये एक पॉइंट है, 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 और इसको पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज कर दिया, पीरियोडिक फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया। इस स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं लैटिस, और ये जो पॉइंट्स होते हैं इमेजिनरी पॉइंट्स, इनको अपने कहेंगे लैटिस पॉइंट। और एक और पैरामीटर है लैटिस के अलावा हमारे पास में, उसे अपने कहेंगे बेसिस। बेसिस होता है हमारे पास में, बेसिस होता है, ये एक फिजिकल, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में। बेसिस होता है यहाँ पे हमारे पास में या तो एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा, ग्रुप ऑफ एटम। तो बेसिस को अपने एटम से भी लिख सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम से भी लिख सकते हैं। तो बेसिस और लैटिस दोनों को मिलके कंप्लीट बनाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये जो बेसिस है, जो लैटिस पॉइंट है हमारे पास में लैटिस के अंदर, ये इसके पीरियोडिक अरेंजमेंट होगी। ये जो हमारे पास में लैटिस है इसकी पीरियोडिक अरेंजमेंट होगी। इसको लैटिस भी कह देते हैं, इसको अपने स्पेस लैटिस भी कह देते हैं, इसको और भी बहुत सारे नाम हैं इसके। इसको अपने लैटिस भी कह देते हैं, एक सेकेंड, इसको अपने लैटिस भी कह देते हैं, ब्रेविस लैटिस भी कह देते हैं, या इसको स्पेस लैटिस भी कह देते हैं। जो इमेजिनरी पॉइंट का हमारे पास में ये कॉम्बिनेशन है। और ये हमारे पास में बेसिस, बेसिस में हमारे पास में क्या है, बेसिस इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। और यदि हम इस बेसिस को इस लैटिस के साथ में अटैच करते हैं, इस बेसिस और लैटिस का जो कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास में, वो होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेसिस प्लस लैटिस, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा उसको कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कैसे कहेंगे, अब जो बेसिस है उसमें एक सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। सिंगल एटम का मतलब एक ही एटम होगा, और ग्रुप ऑफ एटम का मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे मॉलिक्यूल हो सकता है हमारे पास में, इसको अपने ग्रुप ऑफ एटम कह सकते हैं। वो ट्राइएटॉमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है, डाइएटॉमिक भी हो सकता है, मोनोटॉमिक भी हो सकता है। यदि वो मोनोटॉमिक है तो उसको अपने कहेंगे सिंगल एटम बेसिस, और यदि वो एक से ज्यादा एटम है उसको उसको कहेंगे अपने पॉलीएटॉमिक बेसिस, पॉलीएटॉमिक बेसिस। और इसको अपने कहेंगे मोनोटॉमिक बेसिस, मोनोटॉमिक बेसिस। ठीक है, अब इस बेसिस को अपने को लैटिस के ऊपर अटैच करना है। तो एक लैटिस के ऊपर एक बेसिस आ सकती है, एक लैटिस के साथ में अपने एक बेसिस अटैच कर देंगे। अब ये बेसिस है, ये ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है और हमारे पास में सिंगल एटम भी हो सकता है। यदि सिंगल एटम है तो इसको मोनोटॉमिक बेसिस कहेंगे, और हर एक लैटिस पॉइंट पे अपने एक बेसिस को अटैच कर सकते हैं, इसको अपने कहेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और जो बेसिस है उसमें फिजिकली हमारे पास में एटम प्लेस होंगे। ये बेसिस है, इस बेसिस पे ये एटम है। बेसिस मतलब एटम, बेसिस को ये समझ सकते हो, बेसिस का मतलब है एटम और मॉलिक्यूल। और लैटिस का मतलब है एक इमेजिनरी, एक इमेजिनरी हमारे पास में एक अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, इमेजिनरी पॉइंट है, उन इमेजिनरी पॉइंट को लैटिस पॉइंट कह देते हैं। उन लैटिस पॉइंट के ऊपर अपने एटम को प्लेस कर सकते हैं, जिसको अपने बेसिस कह रहे हैं। और हर एक लैटिस पॉइंट के ऊपर एक एटम भी आ सकता है या एक से ज्यादा एटम भी आ सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा एक ही आएगा, एक से ज्यादा एटम भी अपने प्लेस कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का हमारे पास में सॉलिड है। यदि वो मोनोटॉमिक है तो एक ही एटम आएगा, यदि वो पॉलीएटॉमिक है तो एक से ज्यादा एटम भी अपने प्लेस कर सकते हैं एक लैटिस पॉइंट के ऊपर। तो ये याद रखना, वन लैटिस पॉइंट कैन हैव मोर देन वन एटम। ठीक है, वन एटम तो होगा ही होगा, मोर देन वन एटम भी हो सकते हैं। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपने कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट था लैटिस, और ये हमारे पास में एक फिजिकल कॉन्सेप्ट था एटम का और ग्रुप ऑफ एटम का, जिसको हमने इसके साथ में अटैच कर दिया तो हमारे पास में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन के आ गई। तो देखो इसमें थोड़ा सा लैटिस के बारे में और अपने डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लैटिस मैंने एक्सप्लेन किया है, जो लैटिस है हमारे पास में वो पीरियोडिक अरेंजमेंट होगा बहुत सारे लैटिस पॉइंट का। ठीक है, और जो लैटिस पॉइंट है हमारे पास में वो इमेजिनरी पॉइंट है। तो ये हमारे पास में लैटिस है इस टाइप से।
टू डायमेंशन बना देता हूँ एक बार मैं। ठीक है, ये हमारे पास में लैटिस है। ये सभी जो पॉइंट्स है वो इमेजिनरी पॉइंट्स है। और दो लैटिस के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दो लैटिस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इसको अपने कहेंगे लैटिस पैरामीटर। ये ए है हमारे पास में, ए इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है। और इस डायरेक्शन में अपने इसको कह देते हैं बी। लेट्स से दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों जो हमारे पास में ये जो दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन हो गया हमारे पास में, यदि इसको 3 डायमेंशन में देखें, और एक ये वाला प्लेन हो गया हमारे पास में, और एक ये वाला प्लेन हो गया। दो प्लेन के बीच का जो गैप है हमारे पास में, लेट्स से वो बी है, और यहाँ पे दो लैटिस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो ए है। तो ए और बी जो दोनों है हमारे पास में, वो लैटिस पैरामीटर है। लैटिस पैरामीटर, ठीक है। ये लैटिस पैरामीटर ही कंप्लीट लैटिस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हमने ए ले लिया और वाई डायरेक्शन में हमने बी कंसीडर कर लिया। अब देखो यहाँ पे कोई भी हम यदि कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें, लेट्स से इस पॉइंट को अपने कंसीडर करें, इस पॉइंट को यदि अपने ओरिजिन कंसीडर करें, यहाँ पे और पॉइंट्स बना देता हूँ मैं। अब अपने यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसलेशन वेक्टर की। इसमें लैटिस में एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, दैट इज ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे ही अपने यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे, दो अलग अलग टाइप की यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे। ट्रांसलेशन वेक्टर की बात करें, लेट्स से ये हमने ओरिजिन ले लिया, कोई ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास में ओरिजिन है, ओ ले लेते हैं इसको, अलग पेन से दिखा देता हूं मैं। ये हमारे पास में ओरिजिन है। इस ओरिजिन से ये जो पॉइंट है हमारे पास में, इस पॉइंट को अपने ले लेते हैं लेट्स से आर पॉइंट। ये आर पॉइंट है हमारे पास में, ओरिजिन से जो आर डिस्टेंस पे है। और देखो यहां से अपने को ये ओरिजिन है हमारे पास में ओ, ओरिजिन से जो आर पॉइंट पे ये पॉइंट है, इसका जो वेक्टर होगा हमारे पास में, जो आर वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा हमारे पास में ए वेक्टर प्लस 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो नहीं है, ओरिजिन से ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। यदि इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट को अपने डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक, अपने क्या करेंगे, जस्ट इस आर में हमें क्या ऐड करना है, कौन सा इस आर के अंदर, इस पर्टिकुलर एक वेक्टर के अंदर जो ऑलरेडी डिफाइन है, एक जो पॉइंट ऑलरेडी डिफाइंड है हमारे पास में, उस पॉइंट के अंदर ऐसा क्या अपने किस टाइप का वेक्टर ऐड करें ताकि इस पॉइंट तक अपने पहुंच सके, उसको अपने कहेंगे ट्रांसलेशन वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर को टी से अपने लिखते हैं, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं लेट्स से आर प्राइम पॉइंट। तो आर प्राइम पॉइंट हमारे पास में होगा आर प्लस टी, और जो ट्रांसलेशन वेक्टर होता है हमारे पास में वो डिफाइन होता है n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर, n3 यदि 3 डायमेंशन की बात करें सी वेक्टर। n1 n2 और n3 यहाँ पे हमारे पास में इंटीजर हो सकते हैं, हाफ इंटीजर हो सकते हैं, ठीक है। और ए बी और सी हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर है। यदि 2 डायमेंशन की बात करें तो हमारे पास में जो आर डैश होगा वो होगा हमारे पास में आर प्लस, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन वेक्टर कौन सा ऐड करें, इस डायरेक्शन में भी जाना है हमें और इस डायरेक्शन में भी हमें जाना है, तभी पहुंचेंगे ना यहाँ पे, ये ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास में। तो जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हमारे पास में ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। ए वेक्टर ऐड कर देंगे, बी वेक्टर ऐड कर देंगे, तो अपने इस आर पॉइंट से आर प्राइम पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पे जो n1 की वैल्यू हमने पुट की वो 1 पुट की, n2 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 1 पुट की, n1 और n2 की वैल्यू हमारे पास में 1 और 2 होगी। यदि n1 n2 और n3 यदि 3 डायमेंशन की बात करते अपने, तो यहाँ पे n3 की वैल्यू भी आ जाती है। n3 की वैल्यू अभी हमने 0 ली है, लेकिन यदि 3 डायमेंशन की बात करते तो n3 की वैल्यू भी यहाँ पे कुछ हो सकती थी। तो इस टाइप से अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपने ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसलेशन वेक्टर। तो जो ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे पास में टी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं n1 ए वेक्टर, n2 बी वेक्टर, n3 सी वेक्टर, ठीक है। जो n1 n2 और n3 है हमारे पास में, यदि ये हमारे पास में इंटीजर है,
N1 N2 और N3 ये हमारे पास में इंटीजर है, यदि, एक सेकेंड, यदि ये हमारे पास में इंटीजर है तो हमारे पास में ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा इसको अपने कहेंगे परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। और यदि हमारे पास में N1 N2 और N3 हाफ इंटीजर है, N1 N2 N3 हमारे पास में हाफ इंटीजर है, या हाफ के अलावा हमारे पास में हम कह सकते हैं N1 N2 N3 हमारे पास में नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, ये हमारे पास में, सॉरी इंटीजर नहीं कहेंगे इसको, इंटीग्रल कहेंगे, अपने इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू मतलब 1 2 3 -1 -2 -3, ये सभी इंटीग्रल वैल्यू है। और यदि N1 N2 N3 हमारे पास में नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो इस ट्रांसलेशन वेक्टर को कहेंगे अपने नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, ये नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास। तो दो टाइप के ट्रांसलेशन वेक्टर है। जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे हमारे पास में ये हो सकता है A1 + 2B1 + 3C1, ये हमारे पास में जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा वो हमारे पास में प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। जैसे ये हमारे पास में एग्जांपल हो सकता है हाफ A1 + 2 1/3 B1 + 1/4 C1। ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास में ये नॉन परमिटिव होगा, और ये वाला हमारे पास में परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में दो टाइप के ट्रांसलेशन वेक्टर है। तो इन ट्रांसलेशन वेक्टर के बेसिस पे ही, अब देखो जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ये समझ में आ गया ना, तो मैं इसका यूज किया, ट्रांसलेशन वेक्टर मतलब किसी भी पॉइंट को अपने ट्रांसलेट कर सकते हैं यूजिंग दैट ट्रांसलेशन वेक्टर। और कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे N1 N2 और N3 की जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है। एक हमें ओरिजिन फिक्स करना होगा, उस ओरिजिन से जो हमने एक पॉइंट डिफाइन कर रखा है वो R है। ठीक है, और एक R प्राइम पॉइंट है, तो R प्राइम पॉइंट को अपने लिख सकते हैं R + दैट पर्टिकुलर ट्रांसलेशन वेक्टर। तो यहां से ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर है तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में ओरिजिन से ये R प्राइम वेक्टर होगा कंप्लीट, ओरिजिन से ये जो कंप्लीट वेक्टर R प्राइम वेक्टर होगा। जैसे ये R वेक्टर था हमारे पास में, तो ये कंप्लीट R प्राइम वेक्टर होगा। तो जस्ट हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, R प्राइम को हम ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हो ना, R प्राइम वेक्टर इक्वल टू R + T वेक्टर। ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास में था ट्रांसलेशन वेक्टर था, ये R वेक्टर था, और ये R प्राइम वेक्टर। तो R प्राइम वेक्टर को अपने लिख सकते हैं R + ट्रांसलेशन वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर। आई होप ये समझ में आया हो। इंटीजर वैल्यू है, इंटीग्रल वैल्यू और नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, N1 N2 और N3 की। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हमारे पास में दो टाइप के, अब हमने यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं, तो इस ट्रांसलेशन वेक्टर के बेसिस पे हमारे पास में दो टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। सबसे पहले अपने डिफाइन करते हैं यूनिट सेल। यदि अपने यूनिट सेल की बात करें, यूनिट सेल नाम से ही क्लियर है, यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब जो भी हमने अभी तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफाइन की है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जिसको पीरियोडिक अरेंजमेंट में सेट करने पे कंप्लीट क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सके, उसको अपने कहेंगे यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, smallest unit of crystal structure which can form complete crystal by arranging
इन पीरियोडिक फॉर्मेट। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के, जिसको पीरियोडिक फॉर्मेट में यदि अपने अरेंज करें तो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जा सकता है। जैसे ये हमारे पास में एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशन ही बना देता हूं मैं एक बार, वैसे 3 डायमेंशन भी बना सकते हो तुम। ये हमारे पास में क्रिस्टल स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशन। तो इसमें ये जो हमारे पास में एक यूनिट होगा, इसको अपने कहेंगे यूनिट सेल। ठीक है, इसके ये जो वेक्टर होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो लैटिस वेक्टर है हमारे पास में, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये इस यूनिट सेल के वेक्टर होंगे हमारे पास में। अब ये जो यूनिट सेल है हमारे पास में, ये 2 टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। अब देखो, इसको कंप्लीट, इस यूनिट सेल को यदि पीरियोडिक फॉर्म में अपने अरेंज करें हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में करें, वाई डायरेक्शन में करें और जेड डायरेक्शन में इसको अरेंज करें, तो कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अपने फॉर्म कर सकते हैं आप। इसको अपने कहेंगे यूनिट सेल। तो जो यूनिट सेल है हमारे पास में, वो भी 2 टाइप का होगा। कितने टाइप के होंगे यूनिट सेल? यूनिट सेल भी हमारे पास में 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट टाइप होगा हमारे पास में परमिटिव यूनिट सेल, परमिटिव यूनिट सेल। और जो दूसरा टाइप होगा हमारे पास में, वो होगा नॉन परमिटिव यूनिट सेल। और परमिटिव यूनिट सेल की अपने बात करें तो परमिटिव यूनिट सेल में जो ट्रांसलेशन, जो यहाँ पे लैटिस वेक्टर होंगे, जो यहाँ पे परमिटिव यूनिट सेल के जो हमारे पास में, जो तो यहाँ पे हमारे पास में 2 टाइप के यूनिट सेल होंगे, परमिटिव और नॉन परमिटिव। परमिटिव यूनिट सेल वो होंगे जो अपने परमिटिव लैटिस वेक्टर से बना सकते हैं। परमिटिव लैटिस वेक्टर का मतलब जिनमें जो हमारे पास में जो n1 n2 और n3 की वैल्यू है वो हमारे पास में इंटीग्रल वैल्यू है। तो जो परमिटिव यूनिट सेल होंगे वो परमिटिव लैटिस वेक्टर से फॉर्म कर सकते हैं अपने परमिटिव लैटिस वेक्टर। और जो नॉन परमिटिव यूनिट सेल होंगे वो नॉन परमिटिव लैटिस वेक्टर से अपने बना सकते हैं। सिर्फ यही डेफिनेशन, सिर्फ यही डिफरेंस नहीं है दोनों में, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। परमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे। परमिटिव यूनिट सेल की बात करें, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव, परमिटिव एंड नॉन परमिटिव। परमिटिव यूनिट सेल की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास में, ट्रांसलेशन वेक्टर, वो यहाँ पे परमिटिव होगा। और नॉन परमिटिव की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा वो नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर होगा। अब नॉन परमिटिव और परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर समझ में आ गया होगा। नॉन परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर, ठीक है। सेकंड डिफरेंस ये है यहाँ पे, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, यहाँ पे जो हमारे पास में लैटिस पॉइंट्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। लैटिस पॉइंट वो होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे होंगे। और यहाँ पे लैटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पे भी हो सकते हैं और अदर पॉइंट पे भी हो सकते हैं। कॉर्नर प्लस अदर पॉइंट, अदर पॉइंट मतलब उसके सेंटर में हो सकता है, उसके फेस पे हो सकता है, उसके बॉडी डायगोनल पे हो सकते हैं, उसके डायगोनल पे हो सकते हैं, अदर पॉइंट पे भी हो सकता है। थर्ड है यहाँ पे, जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होंगे वो 1 होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यहाँ पे 1 होगा। और यहाँ पे जो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट है वो मोर देन 1 हो सकता है। मोर देन 1 इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट। अब जैसे ये हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में लैटिस स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ। जैसे ये हमारे पास में एक लैटिस स्ट्रक्चर है, ये सभी लैटिस पॉइंट है।
क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इस पे बेसिस लगा दो तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में इसकी अपने बात करें तो इसको अपने कहेंगे परमिटिव यूनिट सेल। ये परमिटिव यूनिट सेल होगा क्योंकि इसमें ये जो ट्रांसलेशन वेक्टर होंगे हमारे पास में, ये जो वेक्टर होंगे हमारे पास में, ये इंटीग्रल फॉर्म में होंगे हमारे पास में। इस पॉइंट की बात करें, इसको ओरिजिन कंसीडर करो, इसको ओरिजिन कंसीडर करोगे तो इस पॉइंट की बात करेंगे, ये जो पॉइंट होगा यदि इसको ट्रांसलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास में, उस इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो ट्रांसलेशन वेक्टर होगा हमारे पास में, उसमें जो n1 n2 की वैल्यू आएगी हमारे पास में, वो इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी, a और b के इंटीग्रल मल्टीपल में आएगी। यदि ये a है हमारे पास में, ये b है, तो ये जो पॉइंट होगा हमारे पास में, ये a प्लस a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा यदि इसको अपने ओरिजिन कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास में परमिटिव होगा। परमिटिव होने का और क्या रीजन है? परमिटिव होने का और रीजन है यहाँ पे, इसके जो लैटिस पॉइंट है वो सभी के सभी कॉर्नर्स पे होंगे। यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट है वो सभी कॉर्नर्स पे है, ये देख सकते हो। और इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट यहाँ पे कितने हैं? यदि 2 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होगा। कैसे होगा 1? क्योंकि ये जो एक लैटिस पॉइंट है इसका 1/4 हिस्सा ही अंदर आ रहा है इस यूनिट सेल के। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये एक लैटिस पॉइंट है, इसका ये जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ इसके अंदर आ रहा है। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये कितना होगा? ये 1/4 होगा। तो 1/4 पोर्शन अंदर आ रहा है, इसका भी 1/4 आ रहा है, इसका भी 1/4 आ रहा है, इसका भी 1/4 आ रहा है। तो टोटल लैटिस पॉइंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होंगे? यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, यदि ये 3 डायमेंशन में होता तो ये जो हमारे पास में इस पे लैटिस पॉइंट इसके कॉर्नर्स पे होते, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो 1/8 हिस्सा है, एक लैटिस का 1/8 हिस्सा इस क्यूब के अंदर आ रहा होता, इंटू 8, ये हमारे पास में 1 हो जाता। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट 1 होता। तो इसे अपने कहेंगे परमिटिव यूनिट सेल। ये परमिटिव होगा, परमिटिव को P से लिख देते हैं। और अपने इस टाइप की यूनिट सेल की बात करें, ये जो यूनिट सेल होगा हमारे पास में, ये नॉन परमिटिव होगा। इसमें कॉर्नर्स पे भी है, कॉर्नर्स के अलावा इसके साइड पे भी है, या इसको फेस भी कह सकते हैं। यदि 3 डायमेंशन में बात करेंगे तो ये जो है हमारे पास में लैटिस पॉइंट होंगे, ये इसके फेस पे होंगे। तो प्रिमिटिव होने के लिए तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। यदि इनमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। प्रिमिटिव है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट भी हमारे पास में 1 है, और सभी कॉर्नर्स पे भी हैं, और उसके जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो भी हमारे पास में प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है। और नॉन प्रिमिटिव में यदि प्रिमिटिव नहीं है तो वो नॉन प्रिमिटिव होगा। तो यहाँ नॉन प्रिमिटिव क्यों है? क्योंकि इस पे सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं है, कॉर्नर्स के अलावा भी अदर पॉइंट पे भी है। जैसे एक ये भी हो सकता है हमारे पास में नॉन प्रिमिटिव, ये भी नॉन प्रिमिटिव हो सकता है। जैसे हमने ये बना दिया, यहाँ पे यहाँ बना देता हूँ मैं, जैसे ये हो सकता है हमारे पास में ये वाला, इसमें 2 सेंटर में आ रहे हैं, ये वाला कि ये वाला, ठीक है, और कॉर्नर्स पे 4 आ रहे हैं, और यहाँ पे 2 फेस पे भी आ रहे हैं इसके, तो ये भी नॉन प्रिमिटिव होगा हमारे पास में। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होंगे वो सारी चीजें अपने आगे डिस्कस करेंगे कि किसी भी यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। वो जब अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी लाइन पे कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, किसी प्लेन के ऊपर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, किसी वॉल्यूम के अंदर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। वो सारे चीजें अपने आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में तुम्हें डिफरेंस बता दिया। तो ये मेन डिफरेंस है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। एक बार इसको नोट करो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं।